चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इंड AS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली प्रोविजन होता क्या है। देखिए इंड AS 37 के हिसाब से प्रोविजन जो है वो ये है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ से वही प्रोविजन आएंगे जो लायबिलिटी नेचर के हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, तो वो जो है लायबिलिटी नेचर का है, वो इंड AS 37 में कवर अप होगा। लेकिन अगर आप बात करें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, तो वो यहाँ पे नहीं कवर होगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो असेट्स को कम करता है, ठीक है, वो लायबिलिटी नेचर का नहीं होता। तो सिर्फ यहाँ पे वही प्रोविजन आएंगे जो लायबिलिटी नेचर के। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है, तो लायबिलिटी जो है इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब व्हाट इज दिस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो सबसे पहले इस प्रेजेंट वर्ड को समझते हैं, फिर इस ऑब्लिगेशन वर्ड को समझते हैं। देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। मतलब प्रोबेबल मतलब जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं ना होने से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी कस्टमर ने हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया कि हमने उन्हें गलत प्रोडक्ट सप्लाई किया है जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ, और हमारे लॉयर का कहना है कि हम जो है वो केस हार जाएंगे, ठीक है, हम केस हार जाएंगे, और केस हारने के जो चांसेस हैं वो 80% है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमें क्लेम देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। ये हमारे लॉयर का कहना है। तो 80% आर चांसेस आर देयर कि हम केस हार जाएंगे। इट विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर लाइकली देन नॉट। मतलब केस हारने के चांसेस कितने हैं, 80%, और जीतने के चांसेस सिर्फ कितने हैं, 20%। तो हारने के चांसेस ज्यादा हैं जीतने से, मोर लाइकली देन नॉट। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जनरली होता क्या है कि अगर किसी भी चीज के होने के चांसेस 50% से ज्यादा होते हैं तो बोल दिया जाता है कि वो प्रोबेबल है, लेकिन ऐसा कुछ इंड AS में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है। बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हाँ 60% चांस है, 70% चांसेस हैं कि हम हार जाएंगे, हमें कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, कोई लायबिलिटी अराइज होगी, तो हम उसको सिंपली बोल देते हैं कि ये जो है हमारे लिए प्रोबेबल है, मतलब इसके होने के चांसेस जो है वो ना होने से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रोविजन लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट कब है, बैलेंस शीट डेट पे। और प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि प्रोबेबल का मतलब क्या, होने के चांसेस ज्यादा है ना होने से, ठीक है। प्रोबेबल मीन्स चांसेस ऑफ अकरेंस आर ग्रेटर देन नॉन अकरेंस। आप मोर लाइकली देन नॉट बोले या अकरेंस के चांसेस ज्यादा है, नॉन अकरेंस से एक ही बात है। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑब्लिगेशन जो है वो हो सकती है लीगल ऑब्लिगेशन हो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो। लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन से क्या मतलब, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर आप 2 साल के अंदर जो गुड्स की क्वांटिटी आपसे मांगी गई है वो आप सप्लाई नहीं कर पाए, तो आप सामने वाली कंपनी को 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देंगे। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फॉर्मल है सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप 2 साल के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। और सपोज 2 साल में आप वो क्वांटिटी नहीं दे पाए, मतलब जितनी आपको देनी चाहिए थी, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर, जैसे वो 2 ईयर आपका कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म होता है और आप क्वांटिटी नहीं सप्लाई कर पाए, तो आपको प्रोविजन फॉर कंपनसेशन बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यू आर एंटर्ड इनटू अ फॉर्मल एग्रीमेंट, यस और नो। तो लीगल ऑब्लिगेशन वही होती है विच अराइजेस ड्यू टू ईदर कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन ऑफ लॉ, या तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, सपोज आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है और आपको कुछ बायलॉज फॉलो करने होते हैं, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। तो अगर आपने कुछ लॉ फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से आपकी कंपनी पे 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है, तो इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और आपको प्रोविजन फॉर पेनल्टी जो है वो बनाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑब्लिगेशन एक तो हो गई आपकी लीगल ऑब्लिगेशन विच इज वेरी क्लियर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन ऑफ लॉ। बट प्रैक्टिकली लीगल ऑब्लिगेशन से ज्यादा जो फंसता है वो फंसता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है, इट अराइजेस ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिस ऑफ एंटिटी और प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पास्ट प्रैक्टिस ऑफ एंटिटी, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको।
कोई पर्टिकुलर कस्टमर स्टोर है या कोई भी पर्टिकुलर आप डीलर समझिए, एक पर्टिकुलर डीलर है जो बेसिकली मार्केट में नोन है इस चीज़ के लिए कि अगर आप उससे प्रोडक्ट लेते हैं जाकर और आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो आपको पैसे रिफंड कर देता है। ये इस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, और इससे उसकी बहुत अच्छी गुडविल मार्केट के अंदर बनी हुई है कि भैया क्वालिटेटिव प्रोडक्ट और पसंद नहीं है, जाओ, कुछ नहीं पूछेगा, पैसे इमीडिएटली वापस कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आप कस्टमर को गुड्स बेचते हैं, मनी रिफंड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, उसके इनवॉइस पे प्रिंटेड है, लेकिन इट्स अ पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द एंटिटी कि भैया अगर कस्टमर मेरा सेटिस्फाइड नहीं है मैं उसको पैसे वापस कर दूंगा। और इस डीलर ने ये देखा कि मैं जितनी भी साल भर में सेल करता हूँ उसका 1% जो है वो रिफंड मुझे करना पड़ जाता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक प्रोविजन क्रिएट करके चलेगा, प्रोविजन फॉर रिफंड या प्रोविजन फॉर वारंटी या व्हाटसोएवर। क्यों? इट्स अ पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द एंटिटी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब अगर कुछ एंटिटी की पास्ट में प्रैक्टिस रही है जिसको वो रेगुलरली फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसके बेसिस पर कुछ प्रोविजन बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोविजन विल बी क्रिएटेड, दो इट मे नॉट बी लीगल। डीलर को रिफंड करना जरूरी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, नॉट इवन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर आप, ठीक है, अगर आपने अपनी इनवॉइस पे ये प्रिंट कर दिया कि वंस मनी डिपॉजिटेड इट विल नॉट बी रिफंडेबल, उसके बाद रिफंड नहीं करना, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस ऐसे बना रखी है गुडविल के लिए कि ठीक है मैं रिफंड कर दूंगा, तो यहाँ पर उसको ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस अपने प्रोविजन क्रिएट करने पड़ेंगे। या प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। सपोज एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देखा कि उसकी कार में कुछ डिफेक्ट्स हैं और उसने क्या किया, ये बोला कि भैया 2017 से लेके 2020 तक जितनी भी गाड़ियां बनी हैं हमारी इस मॉडल की, हम वो सारी की सारी दोबारा से अपने सर्विस सेंटर में बुलाएंगे, उसका कुछ पार्ट है वो रिप्लेस करेंगे एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब इस चीज़ की जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट कर चुके कि भैया 2017 से 20 के बीच में जो गाड़ियां बनी है सर्विस सेंटर आएंगी, उनका एक पार्ट पर्टिकुलर है वो रिप्लेस किया जाएगा एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ध्यान से समझना है इस चीज़ को। हो सकता है कि कंपनी जो वारंटी देती हो वो सिर्फ 1 साल की देती हो, ठीक है, 1 ईयर की वारंटी है, तो 1 ईयर की वारंटी है तो ठीक है कि 1 साल पुराने वाली गाड़ियां तो आपको रिप्लेस या उसका पार्ट रिप्लेस करना था, लेकिन आपने 2017 से उससे पहले के टाइम पीरियड की भी जो है गाड़ियां वापस मंगा ली जस्ट टू सिक्योर योर गुडविल इनटू द मार्केट, और उसका आपने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया। तो यहां पर ठीक है 1 ईयर तक पुराने के लिए तो आप कह सकते हो कि लीगल ऑब्लिगेशन थी क्योंकि वो वारंटी पीरियड में था, लेकिन उससे पहले की जो गाड़ियां आपने बोलाई कि भैया हम उसका पार्ट रिपेयर करेंगे और आपको देंगे ताकि हमारी गुडविल कल दिन मार्केट में डिस्टर्ब ना हो, तो दैट रिप्रेजेंट्स द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। और कंस्ट्रक्टिव कैसे, प्रेजेंट इवेंट ऐसा क्या हुआ, आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी उसके जाके और उसके बाद आप बैक स्टेप नहीं ले सकते, तो इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन की एंटिटी ये मान चुकी है कि हाँ हमें इसके रिस्पेक्ट में अपना प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बात याद रहनी चाहिए, प्रोविजन लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट का मतलब समथिंग विच इज प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट। प्रोबेबल मीन्स मोर लाइकली देन नॉट या चांसेस ऑफ अकरेंस आर ग्रेटर देन नॉन अकरेंस। ऑब्लिगेशन कैन बी लीगल ऑब्लिगेशन और इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। लीगल जो है कॉन्ट्रैक्ट या ऑपरेशन ऑफ लॉ से आती है, कंस्ट्रक्टिव जो है वो पास्ट प्रैक्टिस से या प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो liability is a present obligation arising from past event, settlement of which is expected to result in outflow of future economic benefit। उससे कुछ ना कुछ future economic benefits का आपका outflow होगा, मतलब कुछ ना कुछ amount उससे आपका out of pocket जाएगा ही जाएगा। अब पहले कुछ केस स्टडीज करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखिए। Board of Directors of automobile company made a resolution in the board meeting that the technical errors in the car will be rectified even if warranty expired। कुछ टेक्निकल एरर्स हैं उसको हम तब भी रेक्टिफाई करेंगे, वारंटी एक्सपायर हो चुकी तब भी, बट दिस मैटर इज नॉट अनाउंस्ड टू द पब्लिक। लेकिन ये मैटर अभी पब्लिक में अनाउंस नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखिए, दिस मैटर हैज नॉट बीन अनाउंस्ड टू द पब्लिक। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वेदर अ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड एंड इफ यस व्हाई। अब ध्यान से समझो भाई, लीगल ऑब्लिगेशन तो होती नहीं अगर वारंटी एक्सपायर हो चुकी है। वारंटी एक्सपायर हो गई, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन एट ऑल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन और नॉट।
तो सबसे पहले आप चेक करो क्या पास्ट प्रैक्टिस रही है। पास्ट प्रैक्टिस तो ऐसी कुछ नहीं रही, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन पास होता हुआ दिख रहा है, कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम तो यही मानेंगे नहीं। नाउ सेकंड इज, क्या प्रेजेंट इवेंट ऐसा हुआ है जिससे ये पता लगे कि ऑब्लिगेशन जो है एक्सेप्ट कर ली गई है। तो आप कहेंगे कि सर बोर्ड मीटिंग हो गई, उसमें रेजोल्यूशन पास हो गया, तो हम ये मान लेते हैं कि इट्स अ प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। नो, बोर्ड रेजोल्यूशन वापस भी लिया जा सकता है। जब तक उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हो जाती तब तक आप उसे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे। No legal obligation as warranty period is expired. No constructive obligation as board resolution may be taken back. However, if the public announcement has been made, then practically it cannot avoid the obligation. In such case, it will lead to constructive obligation and provision for rectification of technical errors should be made. देखिए फाइनल लेवल पर हैं आप, थोड़ा सा दिमाग को ओपन अप करना पड़ेगा। जब आप ये वर्ड की बात करते हैं, प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस, क्लियर एविडेंस, board resolution is not the part of clear evidence because it can be taken back by the company. It is a part of internal policy, but once you will make the public announcement you cannot take it back. Hopefully you are getting my point. Yes or no? चलिए, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। अब देखिए, एंटिटी टेक्स बिल्डिंग ऑफ लीज फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, ऑन लीज 20 ईयर्स के लिए लिया। On reading the lease agreement, you find that entity has the obligation to restore the building to its original condition at the end of the lease, or alternatively pay the estimated cost of restoration to building owner. मतलब आपने बिल्डिंग लीज पे ली, उसमें जो अपने हिसाब से कैबिन्स बनाने थे, ऑफिसेस बनाने थे, सब आपने बना दिए, लेकिन उसमें कंडीशन है कि 20 साल बाद आपको उसको एकदम ओरिजिनली रीस्टोर करके, मतलब जैसे आपने बिल्डिंग ली वैसे ही उसको वापस करनी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन आपको बिल्डिंग ओनर को देनी पड़ेगी। क्या प्रोविजन बनाने की जरूरत है? भैया क्लियर है, लीजिंग एग्रीमेंट में एंटर किया। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है? लीगल ऑब्लिगेशन। हेयर प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन बिल्डिंग इज मॉडिफाइड और एनी डैमेजेस हैव अकर्ड। अगर बिल्डिंग मॉडिफाई होती है या डैमेजेस होते हैं तो प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। अंटिल द डेट ऑफ मोडिफिकेशन और डैमेज द बिल्डिंग of the building, the entity need not to make any provision. ये चीज समझिए। देखिए अभी आप इसका आंसर सिर्फ इतना लिखते क्या कि भैया लीगल ऑब्लिगेशन है, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो आप इस चीज को समझिए। वो 4 में से आपको सिर्फ 50% आप आंसर दे रहे हैं। वो मैं टेक्निकली बोलूं तो आप बच्चों वाला आंसर दे रहे हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, लीगल ऑब्लिगेशन है, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नो, प्लीज यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका लेवल बड़ा डिफरेंट है, आपको चीजों को थोड़ा सा वाइड स्केल पे सोचना पड़ेगा। ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है, बट लीगल ऑब्लिगेशन अराइज कब होगी? लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होगी जब आप बिल्डिंग को कोई डैमेज पहुंचाएंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर मॉडिफिकेशन ही नहीं करते, डैमेज ही नहीं करते, तो कोई जरूरत ही नहीं है प्रोविजन की। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइजेज व्हेन बिल्डिंग इज मॉडिफाइड और एनी डैमेजेस हैव अकर्ड। अंटिल द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके का कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। होपफुली यू आर गेटिंग कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है, समझ में? तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज है, नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेटिंग इवेंट। मतलब जिस ऑब्लिगेशन की आप बात कर रहे हैं उसका कोई ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट नहीं हो सकता। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने एक ट्रक परचेज किया विच इज रिक्वायर्ड टू बी चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 3 years। तो क्या उसका प्रोविजन बनाना चाहिए? इफ यस, व्हाई? तो देखिए, आपने एक ट्रक परचेज किया है और 3 साल में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पे जाएगा, एक फिक्स कॉस्ट आपकी आएगी, आपको पता ही पता है। क्यों नहीं बनाना चाहिए प्रोविजन? नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है 3 साल से पहले आप उसे बेच दो। नहीं हो सकता? हो सकता है। The provision for expenditure on such checkup is not required to be made in current year as there is a realistic alternative settlement that truck may be disposed of before 3 years। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये तो यहाँ भी कर देते हैं कि लीजिंग एग्रीमेंट जो है वो हमने 2 साल के अंदर ही कैंसिल कर दिया या 5 साल में ही कैंसिल कर दिया, ठीक है, और हमने क्या बोलते हैं कोई मॉडिफिकेशन या डैमेज नहीं किया उसके अंदर। तो हमने आंसर भी तो वही लिखा बेटा, ध्यान से देखिए आप, कि हमें प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
अराइज कब होगी? जब बिल्डिंग मॉडिफाई होगी या डैमेज होगी। अगर मॉडिफाई डैमेज हो गई तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट नहीं है, आपको उसे ओरिजिनली रीस्टोर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन जो है बिल्डिंग ओनर को देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग मॉडिफाई नहीं की या डैमेज नहीं की तो कोई प्रोविजन नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आपने इसका आंसर लिखा है। होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। 3 केस स्टडी हमने देख लिए कि एग्जैक्टली लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट का जो है मतलब क्या है। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? तो जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड दैट इज प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड। अभी हम देखेंगे अगर आप रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं कर सकते कि कितना प्रोविजन बनाने की जरूरत है तो फिर आप प्रोविजन नहीं बनाते, उसे एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं और उसके पूरे डिटेल फैक्ट्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने होते हैं कि आप क्यों रिलायबल एस्टिमेट्स नहीं ले पा रहे। तो याद रखना आपको प्रोविजन कब बनाने की जरूरत है। ये 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर प्रोबेबल एंड रियल एस्टिमेशन कैन बी मेड। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन बताना चाहूँगा। जैसे ही क्वेश्चन था एंटिटी टेक बिल्डिंग ऑन लीज फॉर दिस, हमने इसका यहाँ पे एक सजेशन जो है वो दे दिया आपको कि इसका ये सजेस्टेड आंसर है। लेकिन इसका एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले एज पर इंड AS 37 प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन विच इज प्रोबेबल ऑन बैलेंस शीट डेट एंड रिजल्ट्स इन outflow of future economic benefit. Such obligation may be legal or constructive obligation. However, there should not be a realistic alternative settlement of the obligating event. Accordingly, provision is recognized when entity has present obligation as a result of past event, outflow of economic resources are probable and reliable estimate can be made. ये पूरा टेक्स्ट आपको लिख के आना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा जो फैक्ट है केस स्टडी के और उसके बाद आपने कंक्लूजन दिया कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेज व्हेन बिल्डिंग इज मॉडिफाइड और एनी डैमेजेस हैव अकर्ड। उससे पहले आपकी कोई ऑब्लिगेशन प्रोविजन क्रिएट करने की नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर हमें किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट करना है। ये एक एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन इसीलिए दिया है कि आपको पूरा टेक्स्ट लिखना है, फिर फैक्ट्स लिखने और एंड में कंक्लूजन। अगर आप सीधे फैक्ट्स लिख के आएंगे तो मार्क्स अलॉट नहीं होंगे पूरे। चलिए इसके बाद एक और केस स्टडी है। रिटेल स्टोर हैज द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और रिफंड इफ द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड विद द गुड्स परचेज। देखिए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट, पॉलिसी मतलब पास्ट प्रैक्टिस। भाई पॉलिसी हमेशा जनरली पास्ट प्रैक्टिस से आती है। इट हैज नॉट गिवन एनी गारंटी बट द पॉलिसी ऑफ मेकिंग रिप्लेसमेंट और रिफंड इज जनरली नोन। Past practice, whether provision is required, yes it's a constructive obligation। आप देखिए यही तो आपने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अंदर। पास्ट प्रैक्टिस ऑफ एंटिटी या प्रेजेंट इवेंट गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर दो किसी भी तरीके की उनकी गारंटी वो नहीं देते बट जनरली नोन पॉलिसी है, तो लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। हेंस प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और रिफंड। समझ में आया? श्योर। इसके बाद एक लास्ट केस स्टडीज के ऊपर एंटिटी प्लेज टू कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियल सम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर। एंटिटी ने प्लेज लिया कि वो एक कम्युनिटी सेंटर के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करेंगे। एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द एंटिटी अनाउंस द सेम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है, ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो गया। और क्यों हो गया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? बिकॉज इट्स अ प्रेजेंट इवेंट, एक प्रेजेंट इवेंट है विच इज गिविंग अ क्लियर एविडेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन। अंडर लोकल लॉज प्लेजेस टू कंट्रीब्यूट आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब लीगल नहीं है बट क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, तो ये इस वजह से एक प्रेजेंट इवेंट हो जाता है जो कि क्लियर एविडेंस दे रहा है आप ऑब्लिगेशन अपनी एक्सेप्ट करते हैं। सजेस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। Announcement in press conference for contribution of sum for construction of community center leads to constructive obligation. Hence, the provision should be recognized for the best available estimate. चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं। स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोविजन। As per Ind AS 37, if the legislation is virtually certain to be enacted as drafted, अगर कोई लॉ ड्राफ्ट हो चुका है और जो ड्राफ्ट हुआ है वो एज इट इज इनेक्ट होने वाला है, ये वर्चुअली सर्टेन है। वर्चुअली सर्टेन कब माना जाएगा?
देखिए प्रैक्टिकली अगर कोई लॉ बन चुका है, वो लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास होगा, बोथ द हाउसेस ऑफ में पास हो चुका और बस प्रेसिडेंट साइन रह गए हैं, या ऐसे क्लियर एविडेंसेस हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की ऑन प्रायोरिटी एजेंडा है, लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में भी एनी टाइम वो पास हो सकता है और वो बहुत जल्दी लॉ बनने वाला है, तो वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड है अगर कोई लॉ, और उसकी वजह से हमारी एंटिटी की कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन राइज हो जाएगी अगर वो लॉ पास हुआ, तो हमें प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेना है। आप देखिए कितना एडवांस है इंडियस कि अगर वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड एज ड्राफ्टेड है और उसकी वजह से आपकी कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो आप उसका प्रोविजन बना लीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल एक केस स्टडी से समझते हैं, ध्यान से देखिए सारी एग्जामिनेशन केस स्टडीज हैं, बड़े ध्यान से देखिए और प्रैक्टिकल अप्रोच है सबकी। एंटिटी हैज अ केमिकल फैक्ट्री नियर दिल्ली, इट कंटेमिनेटेड द लोकेलिटी, उसने पोल्यूट कर दिया लोकेलिटी को, एंड हैज नॉट क्लीन्ड इट अप सो फार एज इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय द स्टेचू, कानून के द्वारा रिक्वायरमेंट नहीं थी तो उसने भी साफ सफाई नहीं करवाई। However, a law is virtually certain to be enacted as drafted, and based on that, entity has to clean up the locality. Whether a provision is required to be made, and if yes, why? So, law is virtually certain to be enacted as drafted है, and it results in present obligation. So, also there is no alternative possible settlement. भाई law बन गया तो कुछ हो ही नहीं सकता. Provision should be recognized for the best estimate of cost of cleaning the locality. तो देखिए हिंट दिया है आपको, लिख के पूरा आना पड़ेगा कि एज पर इंडेस 37 वो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे और उसके अंदर ये पॉइंट भी जोड़ना पड़ेगा, अगर वर्चुअली सर्टेन टू बी इनेक्टेड एज ड्राफ्टेड है तो भी उसे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का पार्ट लिया जाता है। तो उस तरीके से आपने पूरा आंसर, ये 3 लाइनों का आंसर एग्जाम में नहीं लिख के आना, दिस इज जस्ट अ हिंट। आपको एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन लास्ट वीडियो में बताइए, वैसे आपको पूरी डिटेल प्रेजेंटेशन एग्जाम के अंदर देकर आनी है। समझ में आई बात? श्योर, ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको 4 में से 1 ही नंबर मिलेगा। इंडेस के आंसर्स लिखने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजन। सपोज आप आज से 2 साल बाद के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हो, तो आज उसको आप किस वैल्यू पे लोगे? सपोज आज से 2 साल बाद आपको 10 लाख रुपए देने हैं, तो आज आप उसे 10 लाख पे लोगे या उसकी प्रेजेंट वैल्यू लोगे? तो इंडेस जो है प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो कहता है प्रोविजन को डिस्काउंट करो, लेकिन कब? अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल इफेक्ट रखती है। अगर मटेरियल इफेक्ट ही नहीं रखती, सपोज 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, 2 महीने बाद, अभी वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालने का कॉन्सेप्ट नहीं आता क्योंकि इतना कोई मटेरियल इफेक्ट उसका नहीं है, या रेट्स बहुत कम है आपके डिस्काउंटिंग के। सपोज आप 0.1% पे डिस्काउंट करो, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा ऑब्वियसली, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि हाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर मटेरियल इफेक्ट है तो ही आप डिस्काउंटिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मटेरियल इफेक्ट अगेन डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड द लेवल। बेस्ड ऑन कॉमन प्रैक्टिस, यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड जो होती है प्री टैक्स, उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग, लेकिन इंड AS 37 साइलेंट है कि आपको डिस्काउंटिंग रेट्स क्या लेने हैं। बट हाँ प्रैक्टिस ये रहती है कि यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले ली जाए। केस स्टडी करते हैं इसके ऊपर। Shyam Limited installed a machine in a rented premises whose life is 3 years. As per the rental agreement, the machine should be decommissioned, मतलब आपको वहां से हटानी है, and the building should be brought into original position, और उसे original position पे देना है। The company should incur 4 lakh at the end of 3rd year to restore the premises into original position, और उसके लिए 4 लाख रुपए का खर्चा जो है 3rd ईयर के एंड पे करना पड़ेगा ताकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। और क्योंकि आपने बेसिकली एक रेंटल एग्रीमेंट कर लिया है तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है। एज्यूमिंग बोरिंग रेट एप्लीकेबल 10%, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर 4 लाख का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट लीगल ऑब्लिगेशन आपकी राइज होती है। आप वो सब चीज़ें तो लिखेंगे कि एज पर इंड AS 37 प्रोविजन इज अ लायबिलिटी इज अ लीगल और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, एंड यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद रिकॉग्नाइज कब करते हैं, वो तीनों कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी कि कब उसे रिकॉग्नाइज करना है। अब उसके बाद आता है कि आप कैसे प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 4 लाख की, 10% से पीवी फैक्टर लेंगे 3 इयर्स का 0.0751, इट विल बी 0.751, तो ये आ गया 3,04,000। अब देखिए किस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो है वो रिकॉग्नाइज करना है। आपने सबसे पहले 3,04,000 का प्रोविजन क्रिएट कर लिया, यस और नो, एंट्री डाल दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन अकाउंट 3,04,000, 3,04,000, ठीक है।
ये हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट क्यों किया, जब हम पीपीई का अपना इंडेस पढ़ेंगे तो वहाँ इसके ऊपर बात करेंगे, अभी से आप इग्नोर करिएगा, मेन जो पॉइंट है उसको देखिए। अब 3 साल है तो फर्स्ट ईयर का आप इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे 300,400 पे 10% के हिसाब से होता है 30,040, और इसको एज ए फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन। ये अभी आपने मेरे साथ पीछे इंडेस 19 में भी किया था, सेम वैसे ही है। उसके बाद अगेन अब सेकेंड ईयर के अंदर आप देखें, ये आपका आ जाएगा दिस प्लस दिस, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,30,440, जो कि अगले साल ओपनिंग बनेगा। अब इस पे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा 10% के हिसाब से, दिस इज 3,30,440 का 10% 33,044, यस और नो। तो देखिए फाइनेंस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन, गॉट इट। फिर ये क्लोजिंग आ जाएगा, अगले साल ओपनिंग बनेगा, इस पर 10% कंप्यूट होगा, लेकिन 10% नहीं लेना क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है, तो आप डिफरेंस ले लेंगे 4 लाख माइनस 363,484 का, विच इज 36,516, गॉट इट। तो 36,516 आपका आ गया। और लास्ट में क्योंकि आपने इनिशियली 3,04,000 रिकॉर्ड कर दिया था, बाकी फाइनेंस कॉस्ट के थ्रू आ गया, तो इनमें जो 4 लाख रुपए वो आप पे कर देंगे प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात? तो कैसे डिस्काउंटिंग करनी है, होपफुली इट इज क्लियर टू यू। प्रोविजन हमेशा बिफोर टैक्स मेजर होता है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, हेंस नो प्रोविजन रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ ऑपरेटिंग लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट डिमांड उतनी नहीं है या आपका स्टार्टअप है या समथिंग लाइक दैट, तो क्या उसका भी प्रोविजन बनाना चाहिए? नहीं। देखिए प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जो है वो कब है? लायबिलिटी का मतलब क्या? इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन या तो लीगल होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस कहीं पर भी उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते हैं, इसलिए उसके लिए कोई प्रोविजन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। केस स्टडी देखते हैं। देखिए आईसीए का एग्जांपल है, एक्स पैकेजिंग लिमिटेड हैज 2 सेगमेंट्स, पैकेजिंग डिवीजन एंड पेपर डिवीजन। 1 मार्च को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड एंड अनाउंस्ड अ फॉर्मल प्लान टू सेल द पेपर डिवीजन इन जून. Operating losses of the paper division are estimated to be approximately 50 lakh during the period from April to the expected date of disposal. मतलब 1 अप्रैल से लेके जून जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता तब तक 50 लाख के जो हैं आपके ऑपरेटिंग लॉसेस हो जाएंगे, क्योंकि जब तक तो आपको खुद चलानी पड़ेगी। मैनेजमेंट ऑफ एक्स पैकेजिंग लिमिटेड वांट्स टू इंक्लूड द फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस ऑफ दिस इन द प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड दिस. Can X Packaging Limited include these operating losses in the provision for restructuring? So, Ind AS 37 जो है इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है, prohibits the recognition of future operating losses. So, X Packaging Limited should not include these future operating losses in the provision for restructuring, even though these losses related to the disposal group. तो आपको इसको recognize books में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि प्रोविजन जो है आपको हर बैलेंस शीट डेट पे एक रिव्यू करना होता है, और जो भी आपके पास बेस्ट एस्टिमेट्स अवेलेबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट। अब ये बेस्ट एस्टिमेट का क्या मतलब है, इस पर डिटेल डिस्कशन अभी आगे हम करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट एस्टिमेट अवेलेबल आप जो है उसको हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करते हैं। प्रोविजन बढ़ाने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, वो हर बैलेंस शीट डेट पे किया जाता है। और अगर इफ़ देयर इज़ नो एक्सपेक्टेड आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, प्रोविजन को आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि पिछले साल आपको लगता था 10 लाख का एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन इस साल लगता है नहीं होगा, एक पैसे का भी खर्चा नहीं हो, तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पहले फटाफट यहाँ तक करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बेस्ट एस्टिमेट का मतलब क्या है डिटेल में। चलिए बात करते हैं प्रोविजन टू बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट, इसका मतलब क्या है। बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर पेपर टेक्निकल हुआ तो क्वेश्चन यहाँ से होगा। देखिए पेपर अगर सिंपल हुआ तो फर्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आएगा, पेपर अगर एवरेज हुआ तो आपने जो सेकंड वीडियो करी है वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, और पेपर अगर टेक्निकल हुआ तो ये जो आप वीडियो कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। देखिए प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट रिक्वायर्ड टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। ये बात तो हमें पता है। अब पॉइंट इज कि बेस्ट एस्टिमेट का मतलब क्या है। The estimate of outcome and financial effect are determined by the judgment of the management of the entity. और ये जो बेस्ट एस्टिमेट की आप बात करते हैं उसके फाइनेंशियल इफेक्ट की बात करते हैं, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगी मैनेजमेंट की जजमेंट
कि इसको लेके क्या है, कितना इम्पैक्ट आ सकता है, सप्लीमेंटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन, और उसको सप्लीमेंट क्या कर रहा होगा कि इस तरह की सिमिलर ट्रांजैक्शन में पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, या इन सम केसेस रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। ये लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि देखिए प्रोविजन जो है बेस्ट एस्टीमेट पे होगा, जो कि रिक्वायर्ड है टू सेटल द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लेकिन जब आप बात करते हैं एस्टीमेट्स की, तो ये जो एस्टीमेट्स हैं उसके फाइनेंशियल इफेक्ट जो है वो डिसाइड करना किसकी ड्यूटी है, दैट्स अ ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी एंड इट विल बी सप्लीमेंटेड बाय द एक्सपीरियंस इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन, इन सम केसेस रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट। अब इस पे एक छोटा सा पहले मैं आपको केस स्टडी कराता हूँ आईसीए की, ध्यान से देखिए। एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। During the financial year the income tax authority sent a scrutiny assessment notice under section 143 subsection 2 of Income Tax Act in respect of return filed under section 139 of this act for previous year this assessment year, and initiated assessment proceedings on account of a deduction claimed by the company which in view of the authorities was inadmissible। कुछ कंपनी ने डिडक्शंस लिए जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से नहीं लेनी चाहिए, इसकी वजह से इनकी असेसमेंट शुरू कर दी। During the year this itself the assessment proceedings were completed and the assessing officer did not allow the deduction and raised a demand of 1 crore against the company. The company contested such levy and filed an appeal with the appellant authority। कंपनी ने कंटेस्ट किया और जाके कोर्ट में केस डाल दिया appellant authority में। At the end of the financial year the appeal has not been heard, अपील अभी heard नहीं हुई है। The company is not confident whether the company would win the appeal, अभी कंपनी इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि कंपनी जीत पाएगी या नहीं। तो अगर कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है इसका मतलब कि हमें प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हाउएवर द कंपनी वाज एडवाइज्ड बाय its legal counsel that on the similar matter two appellant authorities of different jurisdictions had given conflicting judgments, one in favor of the assessee and one against the assessee। लेकिन लीगल काउंसिल ने कहा कि भैया डिफरेंट appellant authorities हैं, उन्होंने डिफरेंट जजमेंट दिया है, तो द लीगल काउंसिल फर्दर स्टेटेड इट हैड मोर देन 50% चांस ऑफ विनिंग द अपील। सो प्लीज एडवाइज हाउ द कंपनी शुड अकाउंट फॉर दीज ट्रांजैक्शंस। देखिए ध्यान से पढ़िए जो आपको पढ़ाया गया अभी, कि आपको प्राइमरी चीज क्या लेनी है, द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। आपके लिए जो प्राइमरी चीज है दैट इज द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, सप्लीमेंटेड बाय, इन एडिशन होगा, मतलब मेन चीज तो जजमेंट है, उसके एडिशन में एक्सपीरियंस इन सिमिलर ट्रांजैक्शन या रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट देख सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है दैट इज द जजमेंट ऑफ द एंटिटी। और एंटिटी की जजमेंट क्या है कि कंपनी का मानना है कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है लीगल काउंसिल कह रही है कि जीत सकते हैं, चांसेस हैं कि हम जीत जाएंगे, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी की खुद की जजमेंट ये है कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट वेदर द कंपनी वुड विन द अपील और नॉट। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हमको प्राइमरी एस्पेक्ट को कंसिडर करना है, और प्राइमरी एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। बाकी चीज सप्लीमेंटेड बाय है, मीनिंग देयर इन एडिशन है कि उस चीज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन वो प्राइमरी चीजें नहीं हो सकती। यहाँ पर रिपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट जो है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्राइमरी एस्पेक्ट, द प्राइमरी एस्पेक्ट इज द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी एज पर Ind AS 37। सो अकॉर्डिंगली प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। Ind AS 37 provides that in rare cases it is not clear whether there is a present obligation. For example, in a lawsuit it may be disputed either whether certain events have occurred or whether those events result in a present obligation. In such a case the entity should determine whether a present obligation exists at the reporting period by taking account all the available evidence, for example the opinion of expert. In present case the company is not confident whether it would win the appeal। देखिए वही वाली लाइन आ गई, मेन चीज, by taking into account the opinion of legal counsel it is not sure that whether the company would win the appeal। कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है, उसने साफ बोल दिया, मतलब जजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी की वो क्लियर ये कह रही कंपनी इज नॉट कॉन्फिडेंट, चाहे लीगल काउंसिल ने एडवाइस कर भी दिया। ऑन द बेसिस ऑफ सच एविडेंस इट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, देयरफॉर एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द प्रोविजन। तो
बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जजमेंट क्या है मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी के, इस पे फोकस करना है. एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रांजैक्शन में क्या एक्सपीरियंस रहा है और एक्सपर्ट्स जो है उनकी रिपोर्ट क्या है. लेकिन जो बाय द एंड ऑफ द डे मैटर करेगा वो एंटिटी की जजमेंट मैटर करेगी एज पर इंडियाज 37. ठीक है. The best estimate for obligation is estimated by weighting all possible outcomes with their associated probabilities known as expected value. अब ये क्या है ये देखते हैं. An entity sells goods with a warranty under the which customers are covered for cost of repairs of any manufacturing defects that become apparent within the first 6 months after purchase. If minor defects were detected in all products sold, repair cost of 1 million would result. If major defects were detected in all products sold, repair cost of 4 million would result. Okay. The entity past experience and future expectation indicate that in the coming years, 75% of the goods sold will have no defects, 20% of the goods sold will have minor defects, and 5% of the goods sold will have major defect. In accordance with the standard, an entity assesses the probability of an outflow of the warranty obligation as a whole. तो आपको बताना है कितना जो है उनको प्रोविजन बनाना चाहिए. तो भैया अगर देखा जाए उसने बोला है कि 75% जो है उस पर तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी, मतलब हमें नहीं लगता कुछ होगा उसको, तो 75% पे तो नील हो गया. टोटल रिपेयर कॉस्ट है आपकी 1 मिलियन. ठीक है, अगर माइनर डिफेक्ट है, बट माइनर डिफेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 20%. तो 1 मिलियन का 20% ही आप लेंगे क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है और मेजर डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5% है. तो और उसको अगर मेजर डिफेक्ट आता है तो सारे प्रोडक्ट्स में तो कॉस्ट है 4 मिलियन की, तो 4 मिलियन का 5%, टोटल 4 लाख का प्रोविजन आप रिकॉग्नाइज करेंगे. देखिए इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेजर डिफेक्ट पर डिफेक्ट इन ऑल प्रोडक्ट, अगर सारे प्रोडक्ट में मेजर डिफेक्ट आया तो 4 मिलियन की कॉस्ट आएगी. और क्या सारे में आने वाला है? कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि सिर्फ 5% के अंदर ही आने वाला है, तो इसलिए 4 मिलियन का 5% लिया. सेम वे अगर माइनर डिफेक्ट ऑल प्रोडक्ट में आता है तो 1 लाख की कॉस्ट आएगी, बट क्या सब में आने वाला है? नो, कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि सिर्फ 20% में आने वाला है, इसलिए 20% ऑफ 1 मिलियन. होपफुली इट इज क्लियर टू यू. उसके बाद हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यू हैव टू फोकस ऑन मोस्ट लाइकली आउटकम टू बी यूज इंस्टीड ऑफ मोस्टली हायर और मोस्टली लोअर आउटकम. अब ये क्या है आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए. If an entity has an environmental obligation to clean up the drinking water that got contaminated, there might be a number of different ways to carry out this work. Yes or no? और सबके अपने अपने चांसेस होंगे. हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हों, किसी के बहुत कम चांसेस हों, या आपने सपोज आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया और उससे जो ड्रिंकिंग वाटर आपने पोल्यूट किया वो साफ़ हो जाएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम है या मोस्ट लाइकली. तो आपके पास सपोज 3 प्रोसेस हैं. फर्स्ट है मोस्टली हायर कि भैया इससे तो 101% जो है सारा गंदा पानी जो है साफ हो जाएगा. सेकंड है मोस्टली लोअर कि बहुत कम चांसेस हैं. और तीसरा है मोस्ट लाइकली. ठीक है, तो आपको मोस्ट लाइकली वाली की कॉस्ट लेनी है, उसके हिसाब से प्रोविजन बनाना है. Each of these method would have different probabilities of success and would cost different amounts. In such case, the entity might choose the method which has मोस्ट लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस. जो मोस्ट लाइकली है, ठीक है, मोर लाइकली नहीं लेना, मोस्टली हायर या मोस्टली लोअर नहीं लिखना, मोस्ट लाइकली जो है वो आपने लेना है. सेम वे इफ एन एंटिटी हैज टू रेक्टिफाई अ सीरियस फॉल्ट इन अ मेजर प्लांट दैट इट हैज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ कस्टमर, द इंडिविजुअल most likely outcome may be for the repair to succeed at the first attempt at a cost of 1100, but a provision for larger amount is made if there is a significant chance that further attempts will be necessary. Most likely जो है वो एक अटेम्प्ट में ठीक हो जाएगा, उसकी कॉस्ट 1000 रुपये आएगी, तो आप प्रोविजन उतने का बनाएंगे. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि फर्दर अटेम्प्ट के सिग्निफिकेंट चांसेस हैं तो आप उसके बाद फर्दर प्रोविजंस भी बना सकते हैं. तो मेन चीज़ जो आपको बताई कि प्रोविजन विल बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टीमेट, और बेस्ट एस्टीमेट याद रखना है क्या, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, पहली चीज़. सेकंड चीज़, इट इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी सप्लीमेंटेड बाय द एक्सपीरियंस इन सिमिलर ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे बनाना है, मोस्ट लाइकली लिखना है, ना ही मोस्टली हायर ना ही मोस्टली लोअर आउटकम. फटाफट इसको तैयार करिए फास्ट. चलिए बात करते हैं प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की. ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन
under the contract exceeds the economic benefit expected to be recovered under it is known as onerous contract। मतलब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक फैक्ट्री जो है वो लीज पे ली और वो लीज जो है वो नॉन कैंसिलेबल है, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते और ना आप उसे रीलेट कर सकते। 5 साल तक उसको आपको किराया देना ही पड़ेगा, अगर आपको नहीं भी चलानी तो भी देना पड़ेगा, और आप मजे की बात किसी को रीलेट भी उसे नहीं कर सकते, सबलेट भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, आपने फर्स्ट ईयर उसे यूज़ किया और आपको पता लगा कि ये फैक्ट्री आपकी सूटेबल नहीं है, आपको इसको खाली करना पड़ेगा, लेकिन आपको 4 साल का रेंट तो देना पड़ेगा और आप उसे आगे सबलेट भी नहीं कर सकते। यस और नो? तो यहाँ पे जो 4 साल का रेंट आपको देना पड़ेगा वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। और द वर्ड इज इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड। अब उस फैक्ट्री से जो इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे, जो फायदा मिलेगा, वो तो जीरो है क्योंकि आप उसे खाली करके नई जगह शिफ्ट हो रहे हो और आप उसे सबलेट भी नहीं कर सकते, रीलेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो आपकी अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, दैट इज अगले 4 साल का किराया, वो एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, किससे? इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड से। ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे ओनेरस कॉन्ट्रैक्ट। सपोज मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, उस फैक्ट्री का किराया है साल का 1 लाख रुपए, आप उसे सबलेट तो कर लेंगे, लेकिन सबलेट जो है वो उससे भी 80,000 रुपए ही आपके पास आ पाएंगे। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आपको तब भी 20,000 का नुकसान है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट है 1 लाख की, इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू रिकवर है कितना? 80,000। एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन एक्सीड्स, ज्यादा है इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू रिकवर से, तो भी आप उसे बोलेंगे कि ओनेरस कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए जरा केस स्टडीज एन एग्जांपल। एन एंटिटी वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ फैक्ट्री ऑन लीज ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी शिफ्टेड इट्स ऑपरेशन टू अ न्यू फैक्ट्री। The lease of old factory cannot be cancelled or relet to another user. Here economic benefit from lease contract will be nil, but the cost will be incurred till next 4 years. Here the provision for onerous contract is required to be made. समझ में आई बात? श्योर, पक्का। चलिए केस स्टडी, बहुत ही अच्छी केस स्टडी, इसको देखते हैं। RAM Limited entered into 10 years non-cancelable lease of asset at yearly rental of this. Asset cannot be used in the business from second year onwards. Sublease of property is arranged at yearly rental of 80,000 for next 9 years. आपने उसे सबलीज कर दिया 9 years के लिए 80,000 के हिसाब से। Relevant discounting rate है 5%. How should this be accounted? तो देखिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट 1 लाख है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 80,000 है, 20,000 का हर साल नुकसान होगा अगले 9 सालों तक। डिस्काउंटिंग रेट 5% है। आपको पता है प्रोविजन में डिस्काउंटिंग की जाती है अगर इफ इट हैज़ अ मटेरियल इफेक्ट, एंड क्योंकि 9 साल है, 20,000 का अमाउंट है, ऑब्वियसली इट हैज़ द मटेरियल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर ऑनर ऑल कंडीशंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोविजंस मस्ट बी फुलफिल्ड। तो वो सब चीज़ें तो होंगी। तो अकॉर्डिंगली देखिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट of meeting the obligation under the contract exceeds the economic benefits expected to be recovered, therefore it is onerous contract, and provision for onerous contract is required to be recorded in the books of accounts as there cannot be any alternative settlement. तो 20,000 और PV फैक्टर लेंगे 5% से 9 सालों का 7.11, तो ये आ जाएगा 142,200। उम्मीद करता हूँ PV फैक्टर तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आप इंटर लेवल निकाल चुके हैं अपना, ये सब चीज़ें बाय हाथ का आपका गेम हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एंटिटी कुड नॉट फाइंड अ टेनेंट सो फार। मतलब टेनेंट नहीं मिला बट इट एक्सपेक्ट्स टू डू सो, कि हाँ मिल जाएगा। वेदर द प्रोविजन टू बी मेड इट आफ्टर कंसीडरिंग द फ्यूचर सबलीज रिसिट्स और नॉट। देखिए अभी आपने देखा कि प्रोविजन टू बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टीमेट, आपने देखा ये बात, वो बेस्ट एस्टीमेट पे होना चाहिए। और बेस्ट एस्टीमेट का मतलब क्या है? जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। और यहाँ पे जजमेंट क्या है कि इट एक्सपेक्ट्स टू डू सो। ठीक है, फिर आप आफ्टर कंसीडरिंग कि कितना रेंट अगर आप उसे सबलेट कर दें तो कितना रेंट आ जाएगा, उसको कंसीडर करने के बाद आप प्रोविजन बनाएंगे। For determining the amount of provision for onerous, economic benefit expected to be received should be considered.
Accordingly, entity should consider the expected rent from sublease in provision. Here, activeness of entity to sublet the property, वो कितनी active है, and rent of similar property will help in determining the expected rent that might be received. और इसमें आप वो वाला पॉइंट भी लिखाइएगा कि that provision should be based on the best estimate and best estimate depends upon the judgment of the management of entity. वो वाला पॉइंट भी आप इसके अंदर मेंशन करके आएंगे. और साथ में कितनी एक्टिवली जो है एंटिटी इन्वॉल्व है, प्लस कितना सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट मिल जाता है, इन सब बेसिस पे आप प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. देखिए सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कोई इसमें थियोरेटिकल बातें नहीं है. यही प्रैक्टिकल केसेस ऐसे ही तो फंसते हैं और ये बहुत अच्छी और रेलिवेंट केस स्टडीज है और इतना प्रैक्टिकल इंड एएस है, आपको ऑडिटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा. सो बहुत अच्छे से इस चीज़ को सुनिए. Would your answer be different if the entity could not find a tenant? Also, it is not expected to find the tenant. How to determine the amount of provision? भैया not expected है तो फिर तो सारा ही ले लो. Where it is not expected to find the tenant, entity may consider the net cost of exiting. Net cost मतलब देखिए आपको किराया तो देना पड़ेगा 1 लाख रुपए के लिए 9 साल तक, तो 9 लाख रुपए होता है. लेकिन हो सकता है कि आप बहुत अर्ली टाइम पे हैं, मतलब अभी 1 साल ही हुआ है, 9 साल बचे हुए हैं, तो आप कुछ नेगोशिएशन कर पाएँ, कुछ एक्सपेक्टेड नेगोशिएशंस हो लैंडलॉर्ड के साथ. तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप नहीं कर सकते, फिर भी अगर एक्सपेक्टेड है तो उसे आप कंसिडर कर सकते हैं और नेट कॉस्ट ऑफ एग्जिटिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप निकालेंगे कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड नेगोशिएशन विद लैंडलॉर्ड. लेकिन अगेन इन दोनों पॉइंट्स में सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रोविजन टू बी बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट वाली बात यहाँ पर है. और बेस्ट एस्टिमेट यहाँ पर क्या है? बेस्ट एस्टिमेट यहाँ पर है जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी. ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा. सप्लीमेंटेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द सिमिलर ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट. ठीक है, तो आप प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट. चलिए बात करते हैं प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट की. रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए इट्स अ प्लान मेड बाय मैनेजमेंट विच मटेरियली चेंजेस द स्कोप ऑफ बिजनेस या मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड. स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज हो गया, लाइक आपने कोई एक लाइन ऑफ बिजनेस ही अपनी पूरी टर्मिनेट कर दी, या आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करेंगे, इंडिया से शिफ्ट करेंगे जापान में, जापान से शिफ्ट करेंगे डीएमएस सोलैक, या चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हुआ है. तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिससे मेटीरियली स्कोप ऑफ बिजनेस इम्पैक्ट होता है एंड मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड इम्पैक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाना चाहिए. अब अगेन प्रोविजन है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगा व्हेन ऑल द कंडीशन फॉर क्रिएटिंग द प्रोविजन आर सेटिस्फाइड, दैट इज देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. देखिए लीगल ऑब्लिगेशन तो बड़ी क्लियर पता लग जाती है बाय कॉन्ट्रैक्ट और ऑपरेशन ऑफ लॉ. जनरली रीस्ट्रक्चरिंग के केस में जो है लीगल जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से आती है कि सपोज कोई कोर्ट का जजमेंट आ गया या कोई एक्ट पास हो गया कि जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको अपने ऑपरेशन शिफ्ट करने पड़ेंगे, तो लीगल में कोई दिक्कत नहीं है. बात आती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की. अब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है कि भैया पास्ट प्रैक्टिस, रीस्ट्रक्चरिंग के केस में तो ऑब्वियसली कोई पास्ट प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि हम हर 6-6 महीने पे शिफ्ट करते हो, ऐसे कुछ नहीं होगा. तो सेकंड क्या होता है कि बेसिकली प्रेजेंट इवेंट गिविंग द क्लियर एविडेंस. अगर आपको याद हो, प्रेजेंट इवेंट गिविंग द क्लियर एविडेंस. अब प्रेजेंट इवेंट गिविंग द क्लियर एविडेंस या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए, पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया जाए, यस और नो. तो अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन प्रेजेंट इवेंट मेन तो यही है कि आपने प्रेस में अनाउंस कर दिया या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, कर्टेलमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब कुछ एक ऐसा जो उससे क्लियर एविडेंस मिलना शुरू हो जाए. आपने इस प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर दिया या गवर्नमेंट को बोल दिया, आपने एफिडेविट दे दिया कि 3 महीने में आप इसे खाली कर देंगे, नई लोकेशन आपने सर्च करनी शुरू कर दी. तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, settlement of which is expected to result in outflow of future economic benefit. Such outflow can be reliably estimated and there is no realistic alternative settlement. तो ये सारी बातें तो वही हैं. अब मेन मैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट. In case of restructuring, there is less probability of arising legal obligation unless entity enters into a formal agreement or there is operation of law. So constructive obligation arises. Constructive कब आएगी?
व्हेन हैज डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, एक डिटेल फॉर्मल प्लान बन चुका है, आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट, और उसमें हमें पता लग रहा है कि वो बेसिकली कौन से बिजनेस से या पार्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, कौन सी उसकी लोकेशन इफेक्ट होगी, कौन सा फंक्शन, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है उसके लिए कंपनसेट किए जाएंगे या टर्मिनेट किए जाएंगे, कितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा और डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। देखिए, अगर एंटिटी ने एक डिटेल फॉर्मल प्लान बना लिया जिससे ये पता लग रहा है उसका कौन सा बिजनेस या पार्ट ऑफ बिजनेस जाने वाला है, कौन सी लोकेशन पर है, कितने एम्प्लॉयज टर्मिनेट होंगे, कितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा, उसकी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, जिसको शॉर्ट में हम ब्लीड से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, बी का स्टैंड बिजनेस, L stands for location, E is number of employees, A stands for amount involved, D stands for date of implementation। तो अगर आप उसमें ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं प्लान के अंदर ये 5 चीजें, एंड साथ में इसके अलावा has raised a valid expectation in those affected that entity will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main feature to those affected by it। बहुत टेक्निकल लाइन लिखी है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशंस जो हैं रेज कर दी हैं। मतलब जैसे आप कोई एक बिजनेस बंद कर रहे हैं तो कौन उससे इफेक्ट होगा, उससे इफेक्ट होने वाले हैं उसके एम्प्लॉयज, उसके सप्लायर्स, उसके कस्टमर्स, यही पार्टीज इफेक्ट होंगी। तो उनके मन में आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रेज कर दी है बाय कम्युनिकेटिंग द प्लान टू दोज अफेक्टेड। तो आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रेज कर दिया अमंग द एम्प्लॉयज बेसिकली, या मे बी सप्लायर्स, या जो भी कंसर्न पार्टीज हैं जो जिनको भी इससे फर्क पड़ता है, उनको आपने एक वैलिड एक्सपेक्टेशन रेज कर दिया बाय कम्युनिकेटिंग द प्लान कि भैया हम इस दिन से वाइंड अप कर देंगे। अब इस लाइन को पढ़िए जो इंडिया इसमें गिवन है, आपको समझ में आएगी। ये तो येलो में जो है वो सिंपल फॉर्म में मैंने आपको दिया। हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन दोज अफेक्टेड दैट एंटिटी will carry out the restructuring, has raised a valid expectation in those affected, जो affected हैं उनके मन में आपने एक valid expectation लिए क्या, that entity will carry out the restructuring, entity restructuring carry out करेगी कैसे, by starting to implement that plan, जो plan बनाया था उसको implement करना शुरू करेगी, और अनाउंसिंग इट्स मेन फीचर टू दोज अफेक्टेड बाय इट, या उसके मेन फीचर्स आपने अनाउंस कर दिए जो उससे अफेक्टेड हैं। तो जितना सर्कल किया उतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले पढ़िए हैज रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, फिर इन दोज अफेक्टेड, फिर थर्ड दैट एंटिटी विल कैरी आउट द रीस्ट्रक्चरिंग बाय स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट या अनाउंसिंग द मेन फीचर। अब एग्जाम में अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो क्या आपको ये सारा लिखना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि कितना आपको लिखना पड़ेगा और कितना नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस और आएंगे तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का ही आएगा। ऑब्वियसली इस लेवल पे आपसे वो लीगल ऑब्लिगेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो देखिए, इसके अंदर एटलीस्ट जो पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, जो मिनिमम पार्ट आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि हैज डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग and has raised a valid, या ये लिखिए, raised the valid expectation by communicating the plan to those affected। ये तो मिनिमम आपको 2 लाइनें याद रखनी ही पड़ेंगी, बस सर इतने से काम चल जाएगा। देखिए, मैं तो आपको साथ में ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आप याद रख पाए तो आइडेंटिफाई एटलीस्ट ये 5 चीजें याद कर लें। इसीलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करने की कोशिश की है। बी फॉर बिजनेस, एल फॉर लोकेशन, ई फॉर एम्प्लॉइज, ए फॉर अमाउंट इन्वेस्टेड, डी फॉर डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर हैज डिटेल फॉर्मल प्लान आइडेंटिफाइंग एटलीस्ट टक 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 5 चीजें, एंड रेज्ड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन बाय कम्युनिकेटिंग द प्लान टू दोज अफेक्टेड, तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ये आपका एकदम बेस्ट काम जो है इससे बन जाएगा। ये पूरी टेक्निकल लाइन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सिंप्लीफाइड लाइन है आपको एंड में प्रोवाइड कर दी गई है येलो में, इसको तो आप याद कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? श्योर। अब इसके ऊपर जो है हम केस स्टडी देखते हैं पहले और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल, ये तो आप सेल्फ स्टडी करिएगा, केस स्टडी देखते हैं हम। एक्सीमेंट Limited has 3 manufacturing units situated in 3 different states of India. The board of directors of Cement, in their meeting held on this, decided to close down its operation in one particular state on account of environmental reasons. A detailed formal plan for shutting down the above unit was also formalized and agreed by the board of directors in that meeting.
which specifies the approximate number of employees who will be compensated and expenditure expected to be incurred. Date of implementation of plan has been mentioned. Meetings were also held with customers, suppliers and workers to communicate the feature of the plan to those to close down the operation in the said state, and representative of all interested parties were present in those meetings. देखिए यहाँ पर आपने क्या किया है, ये वाली जो लाइन आपको गिवन है आपने क्या कर दिया, कम्युनिकेट कर दिया, ठीक है, और कम्युनिकेट करके क्या कर दिया, एक वैलिड एक्सपेक्टेशन जो है उनके मन में लिया है। ये सुनो, यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिया हुआ था, रेज द वैलिड एक्सपेक्टेशन बाय कम्युनिकेटिंग द प्लान टू दोज अफेक्टेड, वो इस चीज़ से पता लग रहा है कि आपने मीटिंग करी है कस्टमर, सप्लायर एंड वर्कर से, उनको जो फॉर्मल फीचर्स थे वो कम्युनिकेट कर दिए कि आप प्लान जो अपना ऑपरेशंस क्लोज करने जा रहे हैं और उनसे सारे नेगोशिएशंस कर रहे हैं। डू द एक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन दैट नीड्स अ प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। तो पहले तो आपने प्रोविजन लिखा, उसके बाद डिड डिस्कस एंड फॉर्मलाइज द फॉर्मल प्लान ऑफ वाइंडिंग अप। फॉर्मल प्लान तो बन गया है। द प्लान वॉज ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू द पार्टीज अफेक्टेड एंड क्रिएटेड अ वैलिड एक्सपेक्टेशन इन देयर माइंड्स. X Limited would go ahead with its plan to close down the operation. Thus, there is a constructive obligation that need to be provided at year end. तो बहुत ही अच्छा तरीके से आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया गया है, इसको अच्छे से आप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में क्या आएगा। तो देखिए रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं राइजिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जितने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स अराइज होते हैं फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग वो सब रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट है। बट अब देखिए इसमें क्या नहीं आएगा वो याद कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं आते, रीट्रेनिंग अगर आपको करनी पड़ेगी स्टाफ की तो नहीं आती, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स नहीं आएगा, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएंगे, एक्सपेक्टेड गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये 5 चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर्स आप ले लीजिए। एक केस स्टडी है, एंटिटी अनाउंस द इंटेंशन टू क्लोज द शू फैक्ट्री विद इन 6 months ऑफ ईयर एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग द प्लान। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट में रिट्रेंचमेंट पैकेज है, रिट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है और लॉस ऑन सेल ऑफ फैक्ट्री एसेट है, तो ये दोनों तो आएंगे नहीं, सिर्फ ये 10 लाख आएगा। इस प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ यस रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखिए प्रोविजन बनाएंगे विद इन 6 months करना है, लेकिन डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि मिनिमम 1 year तो होना चाहिए। Announcement starting implementation of restructuring plan represent constructive obligation. Amount involved जो है इसके लिए प्रोविजन नहीं चाहिए और फिर एंट्री आपने कर दी रिट्रेंचमेंट पैकेज के लिए क्या होगी, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग। समझ में आई बात? श्योर। तो ये था आपका प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन राइज होती है और कब नहीं होती।